हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो है साइंस के 5 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे करके जो है इसे समझाइए। तो चलिए जानते हैं कि जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है यह क्या है। देखिए उत्तर में इसका लिखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वह कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। ठीक। और जो है जब ये ऐसा होता है तो इसे हम लोग जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है यह कहलाता है। जैसे मैं इसका उदाहरण भी देने बोल रहा है तो उदाहरण में लिखना है कि जैसे लोहा कॉपर सल्फेट में से जो है कॉपर को अलग कर देता है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए CuSO4 यानी कि यह कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर प्लस में F यानी कि लोहा। तो यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट में से लोहा जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है इसको जो है अलग कर देता है। किसको? कॉपर को अलग कर देता है। कौन? यहाँ पे लोहा। लोहा जो है यह अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जो है यह कॉपर सल्फेट में से जो है कॉपर को यहाँ पर अलग कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि इसके टूटने से ये ऐसा होने से जो है इसमें FeSO4 प्लस Cu बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर सल्फेट को जो है यहाँ पर लोहा जो है अधिक अभिक्रियाशील है और यह जो है कॉपर सल्फेट में से जो है कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो यह होता है। तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में जो है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और इनके बीच जो है अंतर लिखिए। तो आपको एग्जाम में जब भी उत्तर लिखे तो इस प्रकार से लिखे, जीवाश्म ईंधन और सूर्य के बीच में ऐसे जो है यानी कि ऐसा जो है आपको बॉक्स बना देना है एग्जाम में, और एक जगह जीवाश्म ईंधन और एक जगह जो है सूर्य लिख दे दूसरा बॉक्स में। और यहाँ पर लिखना है सबसे पहला अंतर इन लोगों के बीच है, इन दोनों के बीच में यानी कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य के बीच में, कि यह प्रदूषण फैलाता है। कौन? तो जीवाश्म ईंधन जो होता है यह प्रदूषण फैलाता है और सूर्य जो है यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक। दूसरा अंतर लिखना है कि यह समाप्त हो जाता है, यानी जीवाश्म ईंधन जो है यह समाप्त हो जाता है और यह समाप्त नहीं होता है, यानी कि सूर्य जो है यह समाप्त नहीं होता है। तीसरा अंतर लिखना है कि जीवाश्म ईंधन यह ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह समाप्त हो जाता है, इसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है। इसके बाद सूर्य के में तीसरा अंतर लिखना है कि यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसकी पुनः पूर्ति हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन हम सूर्य का ऊर्जा मिलेगा और दूसरा दिन समाप्त हो जाएगा, नहीं, हर दिन सूर्य उगता है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग क्या हैं। तो देखिए इसके उत्तर में आपको लिखना है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा जो है जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण द्वारा। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके निम्नलिखित मार्ग हैं। इसके क्या है? निम्नलिखित मार्ग हैं। वैसे तो श्वसन के द्वारा भी है ना हम लोगों में जो है ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक हम सांस नहीं लेंगे तब तक ऊर्जा का प्राप्त नहीं होगा। तो इसका निम्नलिखित मार्ग क्या क्या है? एक है आपका वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। इसको बस इतना लिख दीजिएगा और आपको 2 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएगा, है ना। क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो 2 अंकीय होते हैं और एक 5 अंकीय होते हैं, इससे जो आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का। देखिएगा कि जैविक आवर्धन क्या है। इसके उत्तर में आपको लिखना है कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने एवं विभिन्न रोगों से बचाने के लिए कई रासायनिक पदार्थों जैसे कि कीटनाशक, उर्वरक आदि का उपयोग करते हैं। आप सभी को पता है कि हम लोग खेत में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए और जो है विभिन्न सारे रोगों से बचाने के लिए जो है हम लोग खाद, कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि फसल अच्छा हो और वह विभिन्न रोगों से बच सके। और वे कीटनाशक फसलों में संचित हो जाते हैं और वह क्या होता है कि संचित हो जाता है फसलों में, और जब उसको हम आहार श्रृंखला द्वारा ये विभिन्न पोषक स्तरों से होते हुए अंततः जो है यह मानव शरीर में प्रविष्ट होते जाते हैं, है ना। और इसे ही जो है हम जैव आवर्धन कहते हैं। होता क्या है यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग फसलों में देते हैं, है ना, और फसल में जब देते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसमें उसका अंश जो है वो बच जाता है ना, वो काम करता है, उसके बाद कुछ अंश बच जाता है। और जब हम उसको आहार श्रृंखला के रूप में लाते हैं
है ना। तो वो जो है विभिन्न पोषण स्तरों में जाता है। मान लीजिए फसल को पहले कौन खाता है, चूहा वगैरह खाता है, फिर चूहा को कोई मनुष्य खा गया या कोई जो है मेढक खा गया, फिर उसके द्वारा जो है मनुष्य खाता है। तो उसी प्रकार से होता है। तो इसे ही जो है हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। मुझे आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 5 नंबर का कि धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। चलिए इसके उत्तर में आपको लिखना है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, धातु कर्म कहेंगे। ठीक। और अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है और विभिन्न चरण जो है वह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, और तीसरा धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, और चौथा धातु का परिष्करण या शुद्धिकरण। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप जो है इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट अगर करते हैं 100, तो आप लोगों को ज़रूर इसका PDF मैं दूंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके। तो जय हिंद।